नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में मैंने जो बीमारियों के संबंध में बात की थी आपसे, वो मैंने वो जो अपना पुराना ग्रंथ है, एक बहुत ही बढ़िया वृद्ध अरुण वृद्ध सूर्य अरुण विपाक कर्म ग्रंथ, वृद्ध सूर्य अरुण विपाक कर्म विपाक ग्रंथ, ये इसके कुछ पन्ने मुझे मेरे हाथ में लगे थे, तो उसको मैंने पढ़ के आपसे शेयर किया क्योंकि उसका जो लिंक था वो लाल किताब से काफ़ी मिलता था, ज्योतिष से काफ़ी मिलता जुलता था। उसमें क्या था वर्णन कि आप हमारे जो पिछले जन्मों के दुष्कर्म होते हैं उनके फलस्वरूप हमें क्या क्या बीमारियां मिलती हैं। तो इसका मैंने विस्तार से वर्णन पिछले वीडियो में किया था। आज उसी संदर्भ में इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ कि इसमें मैं आपको लाल किताब बीमारी के बारे में क्या कहती है, उसके विषय में आपसे मैं बात करूँगा। वो जो वृद्ध सूर्य अरुण कर्म विपाक ग्रंथ था, उसमें जो बीमारी का लंबी बीमारी होती है, जो जन्मजात बीमारी होती है या लंबी बीमारी होती है, वो उसमें 8वें घर में बताया गया था कि 8वें घर के दूषित होने से या 8वें घर पे बैठे ग्रहों से उसका पता चलता है। और जो इस जन्म के कर्म होते हैं, जो क्रियमान कर्म है, यानी कि अष्टम भाव से प्रारब्ध और संचित कर्मों से उत्पन्न बीमारियां, और सिक्स्थ भाव है, जो छठा भाव है, उसमें इस क्रियामान कर्म यानी कि इस वर्तमान के कर्म और हमारे आहार विहार से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का संबंध है उससे। जो अष्टम भाव से उत्पन्न बीमारियां होती हैं उनके इलाज लंबे होते हैं। जो छठे भाव की बीमारियां होती हैं उनका जो उपचार है वो औषधियों से भी हो जाता है, या छोटे मोटे उपायों से, या जप होम दान वगैरह से उसका उपचार संभव हो जाता है, या उसमें दवाई ज़रा जल्दी लगने लग जाती है छोटे से उपाय करने में, जबकि अष्टम भाव में बैठे ग्रहों या उसके दूषित होने से लंबा प्रोग्राम चलता है। इसी प्रकार मैंने ये देखा, इसका लिंक लाल किताब से हमारे बहुत ज़्यादा है। लाल किताब में भी जो बीमारी का वर्णन है, तो वो अष्टम भाव से बीमारी, जैसे वैदिक में हम छठे भाव से देखते हैं, तो लाल किताब में सबसे पहले अष्टम भाव को देखा जाता है कि वो भाव कैसे पीड़ित हो रहा है, या उस भाव का जो स्वामी है या उसके कारक हैं, अगर वो पीड़ित हों तो बीमारी देते हैं। इस प्रकार ये वो जो पुराना हमारा ग्रंथ है वृद्ध सूर्य अरुण कर्म विपाक, उससे लाल किताब की काफ़ी समानता थी। तो और जैसे मैंने बताया कि खाना नंबर 8 से लाल किताब बीमारी का शुरुआत करती है, और खाना नंबर 8 से 8वां भाव है, जो तीसरा भाव है, उसका भी काफ़ी महत्व है। और छठे भाव से छठा भाव, जो 11वां भाव है, लाल किताब ने छठे भाव से ज़्यादा, छठे से छठा भाव जो है 11वां भाव, उसको ज़्यादा महत्व दिया है बीमारी को देखने के लिए। और 8वें से 8वां यानी कि तृतीय स्थान है वो, उसका बहुत उसमें महत्व है कि बीमारी कहाँ से शुरू होती है। और पंचम भाव को वो बीमारी के उपचार के रूप में देखती है लाल किताब, कि अगर खाना नंबर 5 में बैठे ग्रहों से उपाय किया जाए या सहायता ली जाए तो बीमारी शीघ्र ठीक हो जाती है। खाना नंबर 5 खाली हो, अगर ये सारा काम ये वर्षफल में देखा जाता है, क्योंकि बीमारी वर्ष में होती है। जिस वर्ष में बीमारी का उत्पात होता है या बीमारी होती है शुरू, तो लाल किताब का जो असूल है वो बेसिक कुंडली तो देखती है, वैसे वो वर्षफल के हिसाब से चलती है कि वर्षफल में ग्रह कहाँ से बैठा है और कौन से ग्रह उसे पीड़ित कर रहे हैं और कौन से ग्रह से संबंधित बीमारी है, उसके हिसाब से उपाय वगैरह बनाए जाते हैं, या कुछ लाल किताब में भी निर्देश दिया हुआ है कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसमें उन्होंने कहा कि जो 8 नंबर से बीमारी शुरू होती है, तो 2 और 4 नंबर के जो में बैठे ग्रह हैं, खाना नंबर 2 और 4 में, वो बीमारी का बहाना होते हैं। और 5 नंबर से जो खाना नंबर 5 है, उससे बीमारी पे होने वाले खर्चे का पता चलता है कि अगर शुभ ग्रह है तो कम खर्च में या जल्दी ही ठीक हो जाती है, अगर अशुभ ग्रह हो तो खर्चा ज़रा ज़्यादा आता है। और इसमें लाल किताब का जो मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ, ये मैं बड़ा संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो ग्रामर के जो लंबे लंबे जो वाक्य हैं, जैसे आप लोग जो इसे किताब को नहीं जानते या इसकी स्टडी कर रहे हैं, जब अभी तक यहाँ इस विषय तक नहीं पहुँचे, तो आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ ताकि ये आपकी समझ में आ जाए।
लाल किताब कहती है कि बीमारी 8 नंबर खाना से शुरू होती है और 2 और 4 में बैठे खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह इसका बहाना होते हैं। 3, अगर खाना नंबर 3 मंदा हो जाए, 8 में से 8वां, तो कहते हैं जीवन को खतरा रहता है। और 2, अगर मान लो कोई भी ये ग्रह खराब हो रहे हों, तो उन्होंने कहा है कि चंद्र के उपाय से, कि चंद्र की जो अपील है वो आखिरी अपील होती है। अगर कुंडली में वर्षफल में खाना नंबर 4 में चंद्र हो तो बीमारी शीघ्र ठीक होने के शीघ्र ठीक हो जाती है। अगर खाना नंबर 3, 5, 9, 11 ये सब मंदे ना हो रहे हों, तो खाना नंबर 2, 6, 8, 12, इन खानों के जो बैठे ग्रह हैं उनको आपस में मिला के या उनका मिला जुला असर देख के भी बीमारी का पता चल सकता है। और इन्हीं ग्रहों से जो युति बनती है 2, 6, 8, 12 में, उन्हीं ग्रहों की युति से संबंधित उपायों से भी आदमी ठीक हो जाता है। अगर चंद्र खाना नंबर 4 में हो, राहु बेशक खाना नंबर 8 में या 12 में आया हो, जो कि बीमारी को बढ़ाने वाला होता है, तो उसमें भी आदमी का, व्यक्ति का बचाव हो जाता है। इसमें सबसे पहले खाना नंबर 8 में बीमारी अगर हो तो खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह का उपाय सबसे पहले किया जाता है। तो उसके बाद खाना नंबर 5 का उपाय, ये बहुत ज़रूरी है। अगर खाना नंबर खाली हो तो आप सूर्य का उपाय करेंगे, यानी कि गुड़ को चलते पानी में डालेंगे, तो तब भी ये जो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। अब लाल किताब में, जैसे मैंने कल बीमारियों का संबंध बताया था ग्रहों के साथ, लाल किताब में भी वैसे ही ग्रहों का बीमारियों के साथ संबंध बताया है, जो इस प्रकार है। थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, वैसे थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे लाल किताब में अगर बृहस्पति खराब हो तो सांस और फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, जबकि वैदिक में फेफड़े की बीमारी और सांस की बीमारी चंद्र से देखते हैं। सूर्य खराब हो तो यहाँ दिल की धड़कन का बढ़ जाना या कम हो जाना, और किसी अंगों का शिथिल हो जाना या अंगों में अकड़न हो जाना, या मुंह से थूक या झाग निकलना बोलते हुए या सोते हुए, ये सूर्य खराब की निशानी होती है। अगर जो जिन व्यक्तियों का बोलते हुए थूक निकलता है या रात को राल टपकती है उनके मुंह से, तो उनका सूर्य धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो चंद्र से जो लाल किताब है वो आँख की बीमारियों को देखती है। आँख की यानी कि रोशनी और बाईं आँख का विशेषकर इसमें ध्यान रखा जाता है। और दिल की बीमारी को भी जो लाल किताब है वो चंद्र से देखती है, क्योंकि दिल हमारा धड़कता है। दिल का काम पंपिंग है, और जो पंपिंग करने के लिए जो खून दिल में जाता है, उस खून का जो प्रवाह है वो चंद्र है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसीलिए दिल की बीमारी को भी लाल किताब में चंद्र से देखा गया है। मंगल से लाल किताब में पेट की बीमारियां और अंतड़ियों की बीमारियों को मंगल से देखते हैं वो। और अगर मंगल खराब हो, मंगल केतु या बुध के साथ हो, तो फोड़े फिंसियाँ और जो बगंदर वगैरह, जो देर से ठीक होने वाले फोड़े जो होते हैं, नासूर वगैरह जिसे उर्दू में कहते हैं, तो वो मंगल बद हो, अगर मंगल केतु के साथ हो या बुध के साथ हो या 4, 8, 12 में हो, तो ये तकलीफ़ें मंगल दे सकता है। शुक्र से लाल किताब त्वचा देखती है। त्वचा की जो बीमारियां हैं, खुजली, दाद, एक्जिमा वगैरह, ये शुक्र से देखा जाता है। और शनि से भी आँखों की रोशनी की बीमारियां और रोशनी का कम होना, क्योंकि जो बिनाई है, जिसे आँख की बिनाई रोशनी कहते हैं, लाल किताब उसे शनि की कहती है। शनि सिग्निफिकेटर है इस चीज़ का। और जो पुरानी खांसी है, जो नई खांसी है, अगर खांसी ना ठीक होती हो तो खांसी को भी शनि से देखा जाता है। राहु, सब तरह के बुखार का कारक राहु है। जो भी बुखार चढ़ता है, जब टेम्परेचर हमारी 98.4 से ज़्यादा रहती है, तो ये राहु के प्रभाव में आता है। किसी प्रकार का भी कोई रोग हो जिसमें टेम्परेचर बढ़ती हो, तो सब राहु के अधीन है। अचानक चोट लगना, ये भी राहु के अधीन है। और दिमाग की खराबी है, दिमाग से संबंधित बीमारियां, मस्तिष्क से संबंधित, वो भी राहु से देखा जाता है। सॉरी। जो केतु है, केतु हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे शोल्डर्स, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी टांगें, हमारे जननेंद्रिय और पेशाब की बीमारियां, ये सब, और गुप्त रोग हैं जो, वो सब केतु से देखे जाते हैं। लाल किताब में कुछ ग्रहों की युतियों से भी
बीमारी देखी जाती है कि अगर बृहस्पति राहु सबसे पहले देखते हैं कि अगर हो तो आदमी को सांस की बीमारी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति प्योर ऑक्सीजन है और राहु धुआं है। तो जैसे भी हम धुएं में बैठते हैं हमारा सांस घुटता है, तो बृहस्पति राहु के इकट्ठे होने से दमे की या अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की या सांस की बीमारियां हो सकती हैं। और अगर मंगल शनि इकट्ठे हों तो फोड़े फिंसी निकलना या जिस्म के में फटने की दरारें पड़ जाने की शिकायत होती है, जो वो मंगल से देखी जाती है, इससे शनि मंगल से देखी जाती है। शुक्र केतु इकट्ठे हों तो शुगर और पेशाब में यूरिन इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियां देखी जाती हैं। शुक्र राहु अगर इकट्ठे हों कुंडली में या मिल रहे हों कहीं से भी, तो ये इम्पोटेंसी देते हैं। तो उसमें कई अगर ग्रहों की, वैसे तो ये जो मैं जुतियाँ बता रहा हूँ इनसे ये कॉमन है, इनसे अगर कोई ग्रह अच्छे भाव में बैठा, कोई अच्छा जुपिटर वगैरह इनको देख रहा हो या उसके संबंध में आ जाएं, तो इनमें कमी बेशी भी हो सकती है। अगर चंद्र बुध और मंगल ये कुंडली में इकट्ठे हों, तो मैंने कुछ कुंडलियों का अनुभव किया है कि जिनको कैंसर बताया गया है, तो उनमें चंद्र बुध और मंगल ये इकट्ठे थे या आपस में मिल रहे थे। और इनमें मैंने देखा कि राहु भी अगर इनको टक्कर मार रहा हो, टक्कर यानी कि इन्हीं तीनों ग्रहों से राहु अष्टम भाव में बैठा हो या इनके साथ सप्तम भाव में बैठा हो या इन तीनों ग्रहों में से किसी के साथ बैठे हो, तो ये कैंसर का जो जो अंदर यानी कि जो अंतड़ियों का इकट्ठा हो जाना, जो नसें इकट्ठी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने ये काफ़ी, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। तो इस प्रकार उन्होंने जुतियाँ भी दी हैं कि बुध बृहस्पति इकट्ठे हों तो आदमी को मति भ्रम भी हो सकता है, उसे सांस की तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। यही सांस की तकलीफ़ सूर्य शुक्र के इकट्ठे होने से भी आदमी का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये कमज़ोर रहता है। तो ये तो थोड़े से ग्रहों के संबंधित भी जो बीमारियां हैं उसका लाल किताब में उल्लेख है। अब मैं इसके सबसे महत्वपूर्ण अंश पे आता हूँ इस वीडियो के। उसमें लाल किताब में कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं जो कि बड़ी सटीक हैं, जो मैंने खुद भी करके देखी हैं और अपने जो वाकिफ़ हैं या जो मेरे पास आए उनको भी करवाई। इनका बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव देखने में मिला मुझे। अगर बीमारी किसी तरह भी घर से दूर ना होती हो, तो आप आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, मान लो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो उनसे 1-2 रोटियां ज़्यादा, यानी कि अगर 6 सदस्य हैं तो 8 रोटियां, 4 सदस्य हैं तो 6 रोटियां, ऐसे आप बनवाएं। रोटी लें, उसमें गुड़ या चीनी मिला के उसे तंदूर में लगवाएं। तो वो जो रोटियां हैं वो एक ही दिन में जाके वो आप गाय को दे सकते हैं, कुत्तों को डाल सकते हैं, कौवों को डाल सकते हैं, कोई मांगने वाला है उसे भी दे सकते हैं। ये एक ही दिन में करना होता है उपाय। और इसे 30 दिन के अंतराल से, यानी कि 1 महीने में एक बार आप अगर करते रहेंगे, 30 दिन के बाद अगर ये आप नियम डालें कि कुछ महीने आप 30 दिन के अंतराल के बाद ये करते हैं, तो ये उपाय घर में रोज़ रोज़ की बीमारी से छुटकारा दे देता है। इसी प्रकार अगर घर से फिर बीमारी ना जाती हो, या ये छोटा उपाय करके देखिए आप, या एक आदमी के बाद कोई दूसरा बीमार हो रहा है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है सॉरी, तो एक पीला कद्दू लीजिए आप जिसका छिलका पीला हो। जैसे हरा कद्दू आता है, पंपकिन जिसे हम कहते हैं, हरा ना हो बिल्कुल भी, जब पक जाता है पीला होता है, जब अंदर से खोखला हो जाता है, जब वो पीला होता है, तो वो बुध को सिग्निफाई करता है। उस कद्दू को आप 90 दिन के अंतराल पे मंदिर पे रखते रहें। यानी कि आज आपने रखा है, 3 महीने बाद फिर रखें, 3 महीने बाद फिर रखें। अगर ऐसे आप लगातार करते रहते हैं तो भी बीमारियों से आपकी निजात मिल जाती है। हाँ, नंबर 3, अगर आपको कभी भी शमशान में जाने का मौका मिलता है कि किसी की मैयत में जा रहे हैं या किसी के जनाजे के साथ जा रहे हैं, शव यात्रा में जा रहे हैं, तो उस शमशान में आप कोई ना कोई कॉइन, 1-2 रुपए का, वहाँ 5 रुपए का कोई भी कॉइन आपके पास हो तो वहाँ फेंक दें। इसे भी कहते हैं वो पूर्व जन्म का कोई जो आपका ऋण होता है वो उतर जाता है। इसके अलावा अगर मरीज़ किसी तरह से भी ठीक ना हो रहा हो, तो ये बड़ा एक सुंदर उपाय है। अगर मैंने इसे खुद आजमा के देखा है कि जो मरीज़ है, पेशेंट है, उसके सराहने पे आप रात को तांबे का सिक्का रखें। तांबे के सिक्के वैसे आजकल बंद हो चुके हैं, तांबे के जो कॉइन हैं, मगर आपको कोई जो कॉइन्स का काम करते हैं, पुराने कॉइन्स का, या किसी और देश में, कई देशों में अभी तांबे की करेंसी चल रही है, तो उनके आप सिक्के ले लें। क्योंकि तांबे का क्यों महत्व है, दूसरा कॉइन क्यों नहीं रख सकते,
जो कॉइन होते हैं उसमें निकल, लेड वगैरह कई धातुएं होती हैं। ये जो तांबा है ये प्योर सूर्य की आइटम है, सूर्य स्वास्थ्य का कारण है। तो इस पर बड़ी रिसर्च की मैंने कि जो दूसरा कॉइन है उसका उससे रखने से लाभ क्यों नहीं होता। वो अलॉयड मेटल्स का बना होता है जो सिक्का होता है, उसमें कई तरह की धातुएं मिली होती हैं। इसमें जो प्योर तांबे का सिक्का होता है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारी सेहत है। उसे पेशेंट के सराहने में एक सिक्का रखें रोज़, और सवेरे किसी स्वीपर को या सफाई कर्मचारी को देते रहें आप। ऐसा लगातार करेंगे तो वो मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है, उसे दवाई लगनी लग जाती है। इसे पिछले जन्म का कर्ज कहते हैं कि पिछले जन्म का कर्ज हम उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बात की थी वृद्ध सूर्य और कर्म विपाक ग्रंथ की, कि वो पूर्व जन्म के दुष्कर्म या किए गए कर्मों से फल देता है। इसलिए लाल किताब में भी जगह जगह पे पूर्व जन्म का काफ़ी जिक्र है, यानी कि पेंडिंग कर्मों पे लाल किताब भी विश्वास रखती है। इसमें तो बल्कि एक पूरा चैप्टर है, वो आपसे फिर बात करूँगा कि कौन सा ग्रह कहाँ से होने से हमारे किस ऋण को शो करता है, किस पाप को शो करता है, या किस हमारे बुज़ुर्ग द्वारा की गई गलती या हमारे द्वारा की गई गलती जो इस जन्म में हमें भुगतनी पड़ रही है। जो मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। हम बात कर रहे थे उपायों की। अगर आप अगर आपके चंद्रमा, सूर्य या मंगल कुंडली में 10, 11, 12 घरों में हैं ये सूर्य, चंद्र और मंगल, तो आप किसी भी धर्म स्थान में धर्मार्थ जो चिकित्सालय होते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की उनसे पूछ के अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर महीने 2 महीने में कुछ दवाइयाँ भेजते रहते हैं, या किसी हॉस्पिटल में जो धर्मार्थ हॉस्पिटल होते हैं उनमें आप अपने अगर सामर्थ्य हो, जितनी भी सामर्थ्य हो, ज़रूरी नहीं कि आपने 1000 रुपये की जब 10,000 की दवाइयाँ देनी है, 1000 रुपये की, 500 रुपये की, 100 रुपये की, किसी प्रकार की भी, पैरासीटामोल के भी आप 100 पत्ते ले लेंगे या 10 पत्ते ले लेंगे तो सारे 150 रुपये के आते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें आप देखें तो आपको ये जो बीमारियां घर में आती हैं इनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। उसके अलावा जो बाकी उपाय होते हैं वो तो व्यक्ति विशेष की कुंडली के द्वारा ही होते हैं। ये एक जनरल उपाय हैं, जो अगर घर में आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप बिना कुंडली देखे भी इन 4-5 उपाय जो मैंने बताए हैं ये आप कर सकते हैं। अगर बुखार का एक जो जनरल उपाय है यही है कि अगर बुखार चढ़ता हो बार बार तो जो जौ है, मरीज़ के सराहने जौ रखें, जौ का एक पैकेट ले लें, वो जौ बार ले वो उसके सराहने रखें, सवेरे किसी गरीब को दे दें, नहीं तो किसी जहाँ चिड़ियाँ वगैरह बैठती हैं वहाँ अगर वो जौ आप डाल देते हैं, ऐसा लगातार करते हैं तो भी बुखार उतरना शुरू हो जाता है। ये जौ वाले उपाय से तो मैंने कई व्यक्तियों को खुद भी ठीक किया है। ठीक मेरे ने तो ठीक किया कि यानी कि उससे वो ठीक हो गए। तो इस प्रकार ये जो मेरा ये दूसरा वीडियो है जो लिंक था पहले वीडियो से, ये मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और मैंने जो लाल किताब से आपको बड़ी संक्षेप में बताया है कि बीमारी कैसे, लाल किताब में चैप्टर बड़ा लंबा है, वो मतलब आप अगर मैं बोलूँगा तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके समझ ना आए, इसलिए मैंने इसकी चुनिंदा जो आइटम्स हैं भी, कैसे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हो, बीमारी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से बढ़ती है, और अगर कोई भी ग्रह समझ ना आए तो 5वें खाने में बैठे हुए ग्रह से आप उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। 5वां घर खाली हो तो आप सूर्य का उपाय, यानी कि सूर्य का जो गुड़ है वो पानी में बहाने से भी आप बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आपको इसमें लाल किताब में तो 2-3 उपाय दिए हैं कि अगर आपको आँखों की बीमारी है, आँखें ख़राब हो रही हैं बार बार, या बनाई कमज़ोर हो रही है, तो चलते पानी में अगर आप नारियल बहाते हैं कुछ दिन, तो वो जो आँखों की आपकी रोशनी है वो किसी दवाई के कारण या कोई डॉक्टर की समझ ऐसी आ जाएगी कि आपकी वो आँखों की रोशनी बच जाएगी या कमज़ोर होनी बंद हो जाएगी। आँखों की कमज़ोरी के लिए ये नारियल आप बहाइए। अगर आपको मैंने कहा था कि जैसे जिनके मुंह में लार निकलती है रात को सोते हुए, वो गले में तांबे का पैसा लाल धागे में पहने तो उससे बचाव हो जाता है। और मंगल राहु जिनकी कुंडली में इकट्ठे होते हैं, ये मैं एक जनरल आपसे बातें कर रहा हूँ कि अगर उनको पाइल्स की शिकायत हो और अगर वो शादीशुदा हों तो उनकी पत्नी नेल पॉलिश लगाना बंद कर दे तो भी उनकी पाइल्स बिना किसी दवाई के भी ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ उपाय दिए हुए थे, 2-4 उपाय तो दिए हुए हैं, बाकी मैंने अपनी जो अपने अध्ययन से बनाए हैं 1-2 वो आपसे मैंने शेयर किए हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी और नए विषय के साथ, किसी रोचक विषय के साथ कोशिश करूँगा कि आपके सामने आऊँ मैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।